आज हम आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी कंपटीशन में, ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। आइए देखते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे दो भागों में। पहला इसको हम कर देते हैं, बांट लेते हैं इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और दूसरा जो पार्ट इसका बांटते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक, तो यहां आज हम डिटेल पढ़ेंगे किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। क्वेश्चन उठता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया रहा, पेल्विक रीजन में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित बॉडी पार्ट्स आते हैं। ठीक है, क्या आता है, 1 पेयर टेस्टिस, ठीक है, फिर आएगा एसोसिएटेड डक्ट्स, फिर आएगा ग्लैंड्स, और फिर आएगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो इतने पार्ट्स को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे। ठीक है ना, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे। ठीक, अब देखते हैं जो टेस्टिस है, ठीक है ना, टेस्टिस को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब यहां बात आती है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल करके धीरे धीरे चल रहा है। टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ये बात आती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे गैमेटोजेनेसिस और हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत क्या आएगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन मतलब स्पर्म और ओवा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होगा और दूसरा क्या होगा, हार्मोन सिक्रीशन होगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह ऑर्गन होते हैं जहां पे गैमेटोजेनेसिस होगा और हार्मोन का सिक्रीशन होगा। इसमें मेल में टेस्टिस आएगा और फीमेल में ओवरी। ठीक है, इसको समझ में गए होंगे आप लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऐसे ही होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक और होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एग्जाम में भी पूछ लेता सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल क्या है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे गैमीट्स का मैच्योरेशन होता है और क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे गैमीट्स का मैच्योरेशन होगा और क्या होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत। इसमें क्या आएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत अगर हम मेल में देखें तो यहां पे आएगा एपिडिडाइमिस, फिर आ जाएगा यहां पे वासा डिफरेंशिया,
फिर आ जाएगा सेमिनल वेसिकल, फिर आ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, फिर आ जाएगा यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत। ये हो गया मेल का पार्ट। ऐसे ही फीमेल में देखें, ये हो गया मेल का। अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में और ये हो गया फीमेल में। ठीक है, तो थोड़ा सा बता दिए एक जनरल आप लोगों को। फिर आता है कि एसोसिएटेड डक्ट्स। एसोसिएटेड डक्ट्स में क्या आ जाएगा? रेक्टी टेस्टिस हो जाएगा, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ये सब किस में आएगा? एसोसिएटेड डक्ट्स में आएगा। ठीक है, अगर ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लैंड्स कौन कौन से होंगे? डिटेल अभी बाद में ये सब का होगा, थोड़ा थोड़ा बता देना, अभी बाद में डिटेल करेंगे। ग्लैंड्स जो होता है वो कौन कौन सा पाया जाएगा मेल में? इसमें होगा सेमिनल वेसाइकिल, कितनी होती है संख्या इनकी? 2, एक पेयर या 2। ठीक है, फिर क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, इनकी संख्या कितनी होगी? 1। फिर क्या होगा? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। इनकी संख्या कितनी होती? 2। तो कभी कभी यही पूछ लेता है सेमिनल वेसाइकिल कितना पाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? 2। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? 1। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड। इनकी संख्या कितनी होगी? 2। तो ये हो गए ग्लैंड, जिसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिर है एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 2 पार्ट, एक पढ़ेंगे स्क्रोटम और दूसरा पढ़ेंगे पेनिस। तो एक ये आउटलाइन हो गया हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या इसके अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब हम कहां से डिटेल करेंगे? टेस्टिस से डिटेल कर रहे हैं, टेस्टिस से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा फिगर बना लें टेस्टिस का। ये बाहर क्या है? स्क्रोटम, बाहर हो गया स्क्रोटम। ठीक है, और यहाँ हो गया एक कैनाल रहेगी, उसका नाम क्या है? इंग्यूनल कैनाल। और ये एब्डोमिनल रीजन है, यहाँ पे हो जाएगा वुल्फियन डक्ट। चलिए, ये हो गया वुल्फियन डक्ट, ये हो गया एम्ब्रियोनिक टेस्टिस, और
और ये हो गया किडनी, और ये है एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, इन सबको मिलाकर कहा जाता है वुल्फियन ग्लैंड। ठीक है, अगर हम एम्ब्रियोनिक टेस्टिस को देखें तो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस जो कहां पाया रहा है, एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक टेस्टिस क्या होता है, कहां पाया जाता है, एब्डोमिनल रीजन में। बाद में जब ये क्या होगा, एम्ब्रियोनिक टेस्टिस, ठीक है, 7 मंथ जब आएगा, 7वां महीना आएगा, यहां लिख देते हैं 7th month of embryonic development। ठीक है, जब 7वां महीना आएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, तो ये जो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस है ये इंग्यूनल कैनाल, किसके द्वारा, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा। ऐसे ही यहां पर भी कहां डिसेंड डाउन हो जाएगी, कहां पे आ जाएगी, स्क्रोटल सैक्स में। टेस्टिस वापस कहां आ जाएगी, स्क्रोटल सैक में। ठीक है, और ये कौन सी कैनाल है, इंग्यूनल कैनाल। ठीक, तो चलिए देखते हैं, अगर हम टेस्टिस की बात करें, ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस जो होता है वो कहां पाया था शुरुआत में, एब्डोमिनल रीजन में। लेकिन जब 7वां मंथ होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, तो ये टेस्टिस कहां आ जाता है, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा डिसेंड डाउन हो जाएगा, कहां, स्क्रोटल सैक में। किसमें आ जाता है, स्क्रोटम में। इसको कहते हैं स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में। ठीक है, तो यहां हो गया कि ये जो एम्ब्रियोनिक टेस्टिस है वो 7वें मंथ में कहा जाएगा, स्क्रोटम में। क्यों यहां जाता है स्क्रोटम में, क्योंकि टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए। ठीक है, कितना कम चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम, लोअर चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, कम चाहिए। कितना कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। और स्क्रोटम जो होता है वहां का टेम्परेचर बॉडी की तुलना में, हमारी पूरी बॉडी की तुलना में कितना कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो जाती है, स्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, और ये जो स्क्रोटम है, यहाँ पे एक वाल पाई जाती है, ये इनर वाल को कहते हैं डार्टस ट्यूनिक। ये जो इनर वाल है यही टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्रोटम में टेम्परेचर कौन रेगुलेट करती है, कौन वाली वाल, अंदर की वाल, इनर वाल, उसका नाम क्या है, डार्टस ट्यूनिक, जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। कितना टेम्परेचर कम होता है स्क्रोटम का, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लोअर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी ये जो किडनी होती है ये स्क्रोटम में डिसेंड डाउन नहीं होती, स्क्रोटम में नहीं आती है। अगर नहीं आ रही है तो इस फिनोमिना को कहते हैं क्रिप्टोआर्चिडियम। क्रिप्टोआर्चिडियम। ठीक है, अगर फेल्योर हो गया एम्ब्रियोनिक किडनी का स्क्रोटल सैक में डिसेंड डाउन, नीचे नहीं आ पा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, फेल्योर को क्रिप्टोआर्चिडियम। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंग्यूनल कैनाल जो होती है, ठीक है, यहाँ पे पाया था स्पर्मेटिक कार्ड। क्या पाया जाएगा, स्पर्मेटिक कार्ड। और स्पर्मेटिक कार्ड जो इसके अंदर होता है, स्पर्मेटिक कार्ड, और स्पर्मेटिक कार्ड जो होता है वो बना होता है किससे, वास डिफरेंस से, ब्लड वेसल से, ठीक है, नर्व से, ठीक है, ऐसे कई चीजों से मिलकर बना होता है। वो डिटेल आगे हम आएगा, उसको बताएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको एक जनरल
एम्ब्रियोनिक किडनी के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जा रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम टेस्टिस को देखें थोड़ा सा रफ डायग्राम बन रहा है। यहाँ पे रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी डिटेल कर दे रहे हैं। यदि हम अब टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर। आउटर लेयर जो होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, आउटर इनकम्प्लीट लेयर जो होगा वो क्या होगा? ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो पूछा जाता है टेस्टिस में कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर। आउटर जो लेयर होता है वो इनकम्प्लीट होता है। दूसरा जो लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर, ठीक है, एक क्या चेम्बर बनाता है। उस चेम्बर को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, तो देखा जाता है टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 200 से 250 के करीब होती है। 200 to 250 के करीब होती है। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और तीसरा जो लेयर होता है, इंटरनल होता है, उसको कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस। ट्यूनिका वैस्कुलरिस, यहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई ज्यादा होती है। तो इस तरह हम देखें टेस्टिस में 3 लेयर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसमें अंदर की तरफ एक स्पेसिफिक रचना पाई जाएगी, उसे कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या जो होती है वो 1 से लेकर 3 तक होती है। ठीक है, तो अंदर की तरफ इस लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या पाए जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी होगी? 1 से 3 तक की होगी। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चलकर एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और ज्वाइंट होके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे कहेंगे ट्यूबुली रेक्टी। और ट्यूबुली रेक्टी आगे चलकर ओपन होगा किसमें? रेक्टी टेस्टिस में। ट्यूबुली रेक्टी आगे चलकर किसमें होगा? ओपन रेक्टी टेस्टिस में। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये सब का डिटेल फिर आगे हम बताएंगे। अभी खाली एक बता रहे हैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन हुआ? किसमें हुआ? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी आगे चलकर ओपन हुआ किसमें? रेक्टी टेस्टिस। और रेक्टी टेस्टिस आगे ओपन हो जाएगा इपीडाइडिमिस में। किसमें ओपन होगा? इपीडाइडिमिस में। इपीडाइडिमिस के 3 पार्ट होते हैं, कापुट इपीडाइडिमिस, कार्पस इपीडाइडिमिस और कार्डा इपीडाइडिमिस। ठीक है, इपीडाइडिमिस जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। ये सब हम आगे बताएंगे डिटेल में। अभी खाली जनरली बता रहे हैं। अभी हमें चूंकि टेस्टिस के बारे में डिटेल करना है। तो कापुट इपीडाइडिमिस से फिर निकलता है क्या? वास डिफरेंशिया। ठीक है, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या टेस्टिकुलर लोब्यूल का एक टीएस देखें, टेस्टिकुलर लोब्यूल का अगर टीएस देखें तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना, ये फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं।
यहाँ जो स्पेस होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। उन सेल्स को क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ स्पेसिफिक सेल पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, ठीक है। ये जो सेल होती है वो किसके कंट्रोल में काम करती है? लुटिनाइजिंग हार्मोन इनका कंट्रोल करता है, और ये क्या करेंगी? एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है उनका क्या नाम है? इंटरस्टिशियल सेल। या इंटरस्टिशियल सेल किसमें पाई जाती है? मेल में या फीमेल में? किसमें पाए जाते? मेल में। इसका दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा था कंपटीशन में, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल को कौन हार्मोन कंट्रोल करता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करती है? ये भी क्वेश्चन आता है। ये सिक्रीट करती है एंड्रोजेंस हार्मोन। क्या सिक्रीट करेंगी? एंड्रोजेंस हार्मोन, या जिसको हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो मेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अंदर की तरफ देखा जाए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक, तो यहाँ पे दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, कुछ बड़ी सेल होंगी और कुछ छोटी सेल होंगी। जो यहाँ पे किनारे पेरिफेरल रीजन में जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं जर्मिनल सेल, ठीक है। जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल जो होती हैं वो स्पर्मेटोजुआ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेंगी? स्पर्मेटोजुआ का। और जो यहाँ पे अंदर की तरफ बड़ी सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स को हम कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स जो होती है इनके फंक्शन को कंट्रोल करता है एक हार्मोन, उस हार्मोन को कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हार्मोन का नाम है? FSH, ठीक है। सर्टोली सेल जो होती हैं इनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स सेल्स, ठीक है। क्यों नर्स सेल्स कहते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन? स्पर्म को। होता क्या है, स्पर्म क्या करते हैं, इनके अंदर सर्टोली सेल के अंदर हेड रीजन के द्वारा इन्वेजिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो नर्स सर्टोली सेल या नर्स सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पर्म को। स्पर्म क्या करता है? इसके अंदर इन्वेजिनेट हो जाते हैं। किसके थ्रू? किसके द्वारा? हेड रीजन के द्वारा, ठीक है। और जब ये इससे अटैच होंगे, बाद में क्या होते हैं? इससे डिटैच होंगे। जब डिटैच होंगे, इससे अलग होंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स पूछा था क्वेश्चन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? मेल में पाए जाते हैं। किसके कंट्रोल में काम करता है? FSH हार्मोन। सर्टोली सेल्स जो है वो दो प्रकार के फैक्टर या दो प्रकार के सबस्टेंस रिलीज करते हैं, जिसको नर्स सेल्स कहते हैं। दो प्रकार के सबस्टेंस रिलीज करते हैं। एक को हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरे को कहते हैं इनहिबिन। पूछा आता है इनहिबिन पे क्वेश्चन। इनहिबिन का क्या काम है? इनहिबिन जो है वो इनहिबिट करता है, किसको करेगा? चेक करेगा या इनहिबिट करेगा, किसको? FSH को। इनहिबिन किसको इफेक्ट करेगा? इसके एक्टिविटी को रोकेगा, FSH को। और ABP जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। किसका कंसंट्रेशन? एंड्रोजन हार्मोन का। एंड्रोजन हार्मोन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का एक डिटेल देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो है, ठीक है, डिटेल जो है एपिडार्मिस, ठीक है,
वासा डिफरेंशिया, डिफरेंट ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जिलाइटेलिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मुख्य रूप से ये फिगर जरूर आप पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं किसी भी कंपटीशन में। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।